नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके में ये सब्सक्राइब रेड में लिखा है तो इसका मतलब ये है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपके में रेड है तो आप इसको दबाएंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। यदि आपके में ये सब्सक्राइब काले में या ब्लैक में लिखा है तो इसका मतलब ये है आपने सब्सक्राइब कर लिया है, आप पुनः सब्सक्राइब न करें। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय विज्ञान को पढ़ाएंगे। इसमें विशेष कर आपको यह ध्यान रखना है कि छात्र जब पेपर देते हैं तो बोलते हैं कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं, जबकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि साइंस में कुछ बेसिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, होते हैं आपके सिलेबस से ही। तो हम यह ध्यान रखकर आपको पढ़ाएंगे कि आपके जो भी प्रश्न आए हैं और आने की संभावना है उन सबको कवर किया जाएगा और आपको सिलेबस भी कराया जाएगा। साइंस क्या है? प्रैक्टिकल रूप होता है एक साइंस साइंस विषय एक प्रैक्टिकल, इसमें हम इधर उधर की बातें नहीं लिख सकते। इसलिए छात्रों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि इसमें बना कम सकते हैं, किसी प्रश्न को आप बनाकर लिखेंगे तो इसमें संभावनाएं कम होती हैं, तो इसलिए इसमें भी बैक लगने की संभावना रहती है। तो इसे हम आपको सरल से सरल और बेसिक से बताएंगे। हम इसको एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो परिषदीय बुकें हैं उनसे सर्च करके आपके टॉपिक और नोट्स बनाए हैं। इस प्रकार नोट्स बनाए हैं कि आपको आगे भी काम आए, क्योंकि एससीईआरटी और एनसीईआरटी के जो नोट्स होते हैं, जो परिषदीय बुक होती हैं, अगर उन्हें पढ़ोगे आप तो यदि कोर्ट में जाना पड़े, जैसे आपके टेट में या शिक्षक भर्ती में कोई प्रश्न पूछा गया और आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है और आयोग उसे गलत साबित करता है या गलत मानता है, तो आप वो साक्ष्य दिखा सकते हैं। कोर्ट किसको मान्य करता है? एनसीईआरटी और एससीईआरटी को। तो इसलिए हमने ये भी विशेष ध्यान रखा है विज्ञान में। तो दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइव क्लास ज़रूर देखा करें, जिससे क्लास पेंडिंग नहीं होंगी। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। देखते हैं दोस्तों, स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? स्व और पोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करें वो क्या होंगे? स्वपोषी। यानी स्वयं पोषण पोषण स्वयं करें तो वो क्या होंगे? स्वपोषी। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमने उस हिसाब से आपको टॉपिक बनाकर करा रहे हैं कि इससे बाहर ना जाए। देखते हैं दोस्तों, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वह क्या कहलाते हैं? स्वयं पोषी कहलाते हैं। तो इसमें कौन आते हैं? पेड़ पौधे। ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ये अपना भोजन स्वयं करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य से
प्रकाश यानी सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसकी उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। तो आप समझ गए, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है या जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाता है, वह स्वपोषी कहलाता है। तो आप स्वपोषी को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शाकाहारी। शाकाहारी जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे बकरी है, हिरन है, खरगोश है, ये सभी क्या हैं? शाकाहारी हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मांसाहारी जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। कौन कौन? शेर है, चीता है आदि। तो ये क्या है? शाकाहारी और मांसाहारी, इनसे आपके में प्रश्न पूछा गया है। आपके में पूछा गया है दो शाकाहारी जंतुओं के तथा दो मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, दो शाकाहारी और दो मांसाहारी जंतुओं के नाम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सर्वाहारी। सर्वाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी आपने देखा, मांसाहारी देखा, अब देखते हैं सर्वाहारी। जो अपना भोजन पेड़ पौधों से और जंतुओं से दोनों से प्राप्त करते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या करता है? अपना भोजन पेड़ पौधों से भी प्राप्त करता है और जंतुओं से भी प्राप्त करता है, यानी मांस भी खाता है और पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये मनुष्य किस में आएगा? सर्वाहारी में। एक बार रिवाइज करते हैं शॉर्ट में। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करें स्वपोषी। शाकाहारी जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करें वो शाकाहारी। मांसाहारी जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करें वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। सर्वाहारी जो अपना भोजन पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करें वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपने रिवीजन भी कर लिया और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता होगी तो आप उसके बारे में सही से लिख भी नहीं सकते। और एग्जाम्पल जैसे शाकाहारी का पूछा गया या मांसाहारी का, तो उसको भी आप नहीं लिख सकते। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जंतुओं का वर्गीकरण। यहाँ पर हम आपको जंतुओं का वर्गीकरण और पौधों का वर्गीकरण बताएंगे। इससे क्या है कि आपको बेसिक नॉलेज भी मिलेगी और इससे प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे जब डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको हम समझाते चलेंगे। देखते हैं दोस्तों, जंतुओं का वर्गीकरण। नंबर 1, वास स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? वास स्थान। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जंतु रहते हैं, बसते हैं, उस स्थान के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। यानी स्थल पर, जमीन पर रहते हैं कुछ जंतु, जल में रहते हैं कुछ जंतु,
और हवा में यानी वायु में मैक्सिमम टाइम रहते हैं। तो इस प्रकार जहाँ पर अधिक समय तक रहते हैं या जहाँ पर जंतु निवास करते हैं उसके आधार पर देखते हैं दोस्तों। स्थलीय जंतु, स्थलीय जंतु कौन से होते हैं? स्थल पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? आपने देखा भी होगा, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य, ये सभी स्थल पर निवास करते हैं। तो ये स्थलीय जंतु के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्थलीय जंतुओं के नाम लिखिए तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जलीय जंतु। जलीय जंतु में देखते हैं, जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं। जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जलीय जंतु कहते हैं। जैसे मछली, ये क्या है? जलीय जंतु है। और भी जंतु जल में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वायवीय जंतु। अधिकांश समय तक वायु में यानी अधिकांश समय तक वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं। यानी मैक्सिमम टाइम जो वायु में काटते हैं उसके अंतर्गत सभी पक्षी आते हैं। जैसे चील है, कौवा है, कबूतर है, बगुला है, कोयल है, ये सभी पक्षी वायवीय जंतु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उभयचर जंतु। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके में 2 बार प्रश्न पूछा ही गया है कि ऐसे जंतु का नाम बताइए जो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। तो ऐसा कौन है? मेंढक है और कछुआ है। देखते हैं दोस्तों उभयचर जंतु, ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। तो इसके अंतर्गत मेंढक और कछुआ दोनों आते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा वास स्थान के आधार पर स्थलीय जंतु, जलीय जंतु, वायवीय जंतु और उभयचर जंतु। स्थल पर रहने वाले जंतु को स्थलीय जंतु, जल में रहने वाले जंतु को जलीय जंतु और वायु में अधिकांश समय उड़ने वाले जंतु को वायवीय जंतु कहते हैं। जो जंतु जल तथा स्थल दोनों स्थान पर रहते हैं उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आपके नोट्स एकदम पॉइंट टू पॉइंट सटीक, जो आप याद रख सकते हो लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग टाइम तक आप इन्हें याद रख सकते हो, इसमें हमने किताबी भाषा का कम यूज किया है। कहने का मतलब ये है कि किताब में ज़्यादा मटेरियल होता है और हमने उसमें से पॉइंट, जो सटीक पॉइंट हैं, पॉइंट टू पॉइंट निकाल कर आपको समझाया है जिससे आपको समझ में भी आए। इसे बनाने में हमें भी समय लगता है, तो हमारा भी ये प्रयास है कम से कम, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप अभी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सभी लोग अभी लाइक करें
और शेयर करें और अपने दोस्तों को जोड़िए। हमारी कोशिश ये है कि आप सरल भाषा में उसका अर्थ निकाल के, मतलब ऐसे समझाया जाए, कहानी की तरह नहीं कि आप सुनते रहें सुनते रहें, सुनने में तो अच्छा लगे लेकिन जब लिखने का नंबर आए तो आप कुछ लिख ना पाएँ, क्योंकि इतना सुन लेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें लिखना क्या है। ऐसा तो है नहीं एक टॉपिक लिखना है, एक दिन में 3 पेपर भी होने, 25 नंबर में 18 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर में 40 प्रश्न आएंगे। जब 40 प्रश्न आएंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, प्रजनन के आधार पर यानी प्रजनन विधि के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, यानी अंडा देने वाले और बच्चा देने वाले 2 प्रकार हम विभाजित कर सकते हैं। अंड अंडयुज और जरायुज। अंडयुज कौन से होते हैं? अंडा देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं और बच्चा देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं। अगर आपके में पूछ लिया कि जरायुज किसे कहते हैं तो आप ये समझेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 जरायुज जंतुओं के नाम लिखिए और फिर आप ये कहेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, क्यों? बीटीसी की किताब में ये सब नहीं मिलेगा। हमने क्या किया है कि जिससे आपके प्रश्न बन रहे हैं उस टॉपिक को एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से नोट्स बनाए हैं, जिससे आपको बेसिक नॉलेज हो सके और आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए वो मैक्सिमम से मैक्सिमम फंस सकें। तो अंडा देने वाले जंतुओं को अंडयुज और बच्चा देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं। अंडा देने वाले में मछली है, मेंढक है, छिपकली है, सर्प है और जो पक्षी और कीड़े, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सभी आते हैं। और बच्चा देने वाले में गाय है, भैंस है, बकरी है, मनुष्य है, खरगोश है, ये सभी आते हैं। तो इस प्रकार आपने प्रजनन विधि के आधार पर देखा। अब देखते हैं मेरुदंड, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। मेरुदंड को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर, यानी कुछ जंतुओं में रीढ़ की हड्डी होती है और कुछ जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। देखते हैं दोस्तों, जिनमें मेरुदंड नहीं पाई जाती है, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उन्हें अकशेरु अकशेरु अकशेरुकी जंतु कहते हैं। तो मेरुदंड के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, अकशेरु अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु जिनमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, और कशेरुकी जंतु में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। देखते हैं दोस्तों, अकशेरुकी जंतु जिनमें मेरुदंड नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे केंचुआ, घोंगा और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जिनमें मेरुदंड पाई जाती है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, मछली, मेंढक, पक्षी, मनुष्य, इनमें क्या है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो आपने रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर भी देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर एक कोषीय और बहुकोषीय, जो हमारा शरीर की संरचना है वो कोशिकाओं से मिलकर होती है। जो जंतु हैं
उनके शरीर की जो संरचना है वो कोशिकाओं से मिलकर होती है। तो इस प्रकार एक कोषीय और बहुकोषीय में विभाजित किया गया है। एक कोषीय में देखते हैं, जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है वे एक कोशिक जीव कहलाते हैं। ये नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं तथा नम जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक कोषीय जो जंतु होते हैं उन्हें आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं और नम जलीय वातावरण में ये पाए जाते हैं जहाँ पर नमी होती है। देखते हैं इसमें कौन आते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो ये क्या है, एक कोशिक जंतु हैं। एक कोशिक जीव, जो एक कोशिक जीव होते हैं वो जीवन के उत्पत्ति में प्रथम जीव माने जाते हैं। तो इस प्रकार आपने एक कोशीय जंतु पढ़े। नेक्स्ट देखते हैं बहुकोशिक जंतु। जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वे बहुकोशीय जंतु कहलाते हैं। इसमें मछली, मेंढक और मनुष्य आते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि एक कोशीय जंतु का नाम लिखिए तो आप लिख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और बहुकोशीय जंतु के नाम मछली, मेंढक और मनुष्य। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। वनस्पति विज्ञान, जो वनस्पति विज्ञान है उसका जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और वर्गीकरण का जनक लीनियस को कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कभी भी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जिस प्रकार जंतुओं का वर्गीकरण हमने किया उसी प्रकार पौधों का वर्गीकरण करेंगे। जंतुओं के वर्गीकरण और पौधों के वर्गीकरण जब आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत सी बेसिक नॉलेज हो जाएगी। वो इनसे प्रश्न बनते हैं, जब इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पुष्प के आधार पर। पुष्प के आधार पर कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर पुष्प लगते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर पुष्प नहीं लगते हैं। पौधों को कहीं कहीं आपको जीव विज्ञान में लिखा मिल सकता है पादप, तो इसका मतलब पौधा है। ये जीव विज्ञान की भाषा में से पौधे को क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। अगर पूछा जाए पादप का वर्गीकरण कीजिए तो इसका मतलब ये है कि पौधे का वर्गीकरण पूछ रहा है। पुष्प के आधार पर पुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधे। जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें क्या है, पुष्प होता है। पुष्पीय पौधों पर पुष्प लगते हैं, जैसे गुलाब है, आम है, कुमुदनी है, सरसों है आदि पौधे। और अपुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधों पर पुष्प नहीं लगते हैं, जैसे कवक, शैवाल, मॉस, फर्न। ये सभी पौधे अपुष्पीय पौधे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। इसमें कौन आते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक जो हम सब्जी के रूप में खाते हैं उसे साग, चना का साग, पालक का साग, मटर का साग, ये सभी साग के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब ये है, ये 1 मीटर से कम, जो इनका पौधा होता है वो 1 मीटर से छोटा ही होता है। और झाड़ी में क्या होता है, 1 मीटर से 3 मीटर
की औसत ऊंचाई तक जो पौधे होते हैं वो झाड़ी कहलाते हैं, और 3 मीटर से अधिक वाले वृक्ष कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, ये 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे होते हैं। इनका तना कोमल, पतला तथा कमजोर होता है। इसके अंतर्गत मटर है, पालक है, चना है आदि आते हैं। झाड़ी, ये 1 मीटर से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले कठोर व मजबूत पौधे होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता है और ये अधिक शाखित, यानी इनमें अधिक शाखाएं निकली होती हैं तथा आपस में उलझी हुई होती हैं। जैसे गुलाब का पेड़ आपने देखा होगा, उसमें अनेक शाखाएं निकली होती हैं। जो मुख्य शाखा होती है वो आपको दिखाई नहीं देगी, यानी उलझी हुई होगी इधर उधर। करौंदा है, गुड़हल है, इन सभी में ये सभी झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं, झाड़ी के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं वृक्ष। ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा, बेलनाकार तथा बहुभुजाकार होता है, यानी इनके जो तना है उसमें भुजाएं निकली होती हैं, बहुत सी टहनियाँ निकली होती हैं। जैसे नीम है, आम है, पीपल है, बरगद है आदि पेड़। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आयु के आधार पर। आयु के आधार पर देखते, 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। आयु के आधार पर 1 वर्षीय, जिनमें क्या होता है 1 वर्ष से पहले ही पहले उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। जैसे खेत में जो फसल करते हैं, अधिकतम फसलें एक एक वर्ष के अंतर्गत समाप्त हो जाती हैं। कुछ फसलें होती हैं जो 2 वर्ष की होती हैं। जैसे केला की फसल है, वो 2 वर्ष की होती है। 2 वर्ष में उसका पेड़ कंप्लीट होता है, यानी 1 वर्ष तक, 1 डेढ़ वर्ष तक उसकी पेड़ की वृद्धि होती है, फिर फूल लगेंगे, फिर फल आएगा। तो ये 2 वर्ष की प्रोसेस है केला की। और बहुवर्षीय में आपने देखा होगा आम, नीम, बरगद, ये बहुवर्षीय पौधे हैं, अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो इन 1 वर्षीय में देखते हैं दोस्तों, 1 वर्षीय पौधे, इन पौधों का जीवन काल अधिकतम 1 वर्ष का होता है। जैसे चना, मटर, गेहूँ, मक्का, धान, बाजरा, जौ, ये सभी 1 वर्षीय पौधे के अंतर्गत आते हैं। 2 वर्षीय पौधा, इन पौधों का जीवन काल अधिकतम 2 वर्षों का होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, केला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बहुवर्षीय पौधे। इन पौधों का जीवन काल कई वर्षों का होता है। इसके अंतर्गत आम है, नीम है, कटहल है, ये सभी पौधे आते हैं, पीपल है, बरगद है। तो इस प्रकार आपने पौधों का और जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सजीवों का वास स्थान। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, या पूछा जाए वास स्थान किसे कहते हैं, या पूछा जाए सजीवों का वास स्थान से क्या अभिप्राय है, या सजीवों का वास स्थान से क्या तात्पर्य है। तो आप लिख सकते हैं, वह स्थान, वह स्थान, तो आप लिख सकते हैं वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं,
उसे उसका वास स्थान कहते हैं। क्योंकि पहले समझते हैं जीव, क्योंकि कई बार यह शब्द आपका प्रयोग होगा। जीव के अंतर्गत जिसमें जीवन है तो वह जीव है या फिर सजीव है। तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जंतु दोनों आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वह स्थान जहाँ जीवधारियों को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन और अनुकूल दशाएं जहाँ उपलब्ध हों, वह वास स्थान, उसके लिए वह वास स्थान कहलाता है। और वास स्थान, जीव जिस स्थान पर रहता है वह स्थान उस जीव का वास स्थान होता है। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि जहाँ पर जीव बसता है, जहाँ जिस जगह पर जीव रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस जीव का वास स्थान कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, वातावरण में सजीवों का वास स्थान कहाँ कहाँ पर होता है? जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल में होता है। तो हम इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इसको देखेंगे दोस्तों। जलीय जीव, जलीय जीव कौन से हैं? जलीय जीव, जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं। हमने आपको बताया था जीव में क्या है? सजीव, पेड़ पौधे और जंतु दोनों ही आते हैं। जीव में कौन कौन आएंगे? पेड़ पौधे और जंतु। तो आपसे पूछा जाएगा कि जलीय जीव कौन कौन से हैं, तो इसका मतलब ये है कि पौधे भी होंगे और जंतु भी होंगे। अगर विकल्प में दे दिया जाए मछली, सिंगाड़ा, जलकुंभी और एक कोई अदर दे दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि मछली जंतु के अंतर्गत आएगी और सिंगाड़ा और जलकुंभी और ये कमल हैं, ये जलीय पौधे के अंतर्गत आएंगे और मछली जलीय जंतु के अंतर्गत आएगी, लेकिन दोनों ही मिलकर जलीय जीव होंगे। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है कि जलीय जीव में जंतु आएंगे या पौधे आएंगे। तो दोनों ही आएंगे। जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं, जैसे मछली, सिंगाड़ा, जलकुंभी, कमल, ये सभी क्या हैं? जलीय जीव के अंतर्गत आते हैं। स्थलीय जीव, स्थल पर रहने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, नीम, आम, अमरूद, ये सभी आते हैं। स्थल पर जो जीव रहते हैं वो स्थलीय जीव। मरुस्थलीय जीव, मरुस्थलीय जीव जो जीव रेगिस्तान में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मरुस्थलीय जीव कहते हैं। जैसे ऊंट है, बबूल है, नागफनी है, ये सभी मरुस्थलीय जीव हैं। नेक्स्ट देखते हैं उभयचर जीव। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? जल तथा स्थल दोनों जगह रहने वाले जीवों को उभयचर जीव कहते हैं। इसमें कौन आता है? मेंढक है, कछुआ है, ये उभयचर जीव हैं। तो इस प्रकार आपने जीव के बारे में भी समझा। जीव में जंतु और पौधे दोनों ही आते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जलीय जीव के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं जलीय जंतु और जलीय पौधे मिलाकर आप लिख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए और लाइव क्लास देखिए। लाइव क्लास ज़रूर देखिए। आपके जिस दिन 100 छात्र लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे, उस दिन हम प्रत्येक वीडियो की टेलीग्राम पर जो लाइव वीडियो होती है उसको डालेंगे और उसके बाद उसकी PDF डालेंगे। थैंक यू दोस्तों।